हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था आइवान गुस्से से जेंग चेंग के बाल को पकड़कर खींचने लगता है। जेंग चेंग डर से चिल्ला रहा था। वो आइवान से बार बार कह रहा था कि आइवान उसे छोड़ दे, लेकिन आइवान जेंग चेंग की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बस गुस्से से जेंग चेंग के बालों को टाइटली खींच रहा था, जिससे जेंग चेंग को बहुत दर्द हो रहा था। जेंग चेंग कहता है, आइवान मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। आपके अंकल को दर्द हो रहा है। अंकल आपसे प्रॉमिस करते हैं आज से आपके डैड का आपसे शिकायत नहीं करेंगे। प्लीज़ आप अंकल के बाल छोड़ दो। आप अच्छे बच्चे हो ना। आज के पास से आपके अंकल आपसे प्रॉमिस करते हैं वो आपके डैड को कुछ नहीं कहेंगे। वही आइवान जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो, वो बालों को और टाइटली खींच रहा था। वही वांगजी ये नज़ारा देखकर शौक था। विंग अपने आइवान की हरकत देखकर वो और भी ज़्यादा शौक हो चुका था, क्योंकि विंग ने आइवान का ये रूप कभी नहीं देखा था। आइवान भले ही गुस्सा होता था, लेकिन उसने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। वही आइवान दौड़कर सॉरी विंग दौड़कर आइवान के पास जाता है और जेंग जेंग के बालों से आइवान के मुठियों को छुड़ाने लगता है, लेकिन आइवान जितनी भी हो सके उतना ही टाइटली और ही बालों को जकड़ रहा था, जिस वजह से जेंग जेंग और ज़्यादा दर्द से चिल्ला रहा था। और वो गुस्से से विंग से कहता है, छुड़ाओ मेरे बाल को, वरना ये आज मुझे गंजा कर देगा। विंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो आइवान को कैसे शांत करे। आइवान तो किसी के बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वही खड़ा वांगजी अपने बेटे को इस हरकत से इस्माइल कर रहा था। जब वो देखता है आइवान के बाल जेंग जेंग के बाल आइवान अब भी नहीं छोड़ रहा है, तो वांगजी गुस्से से चिल्ला के कहता है, ये क्या हो रहा है। वांगजी ने इतने जोरदार चिल्लाया था। विंग वांगजी की आवाज़ सुनकर वो अपने बालों को टच करता है। ये देखकर वांगजी विंग से कहता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम अपने बाल को क्यों चेक कर रहे हो। वांगजी की बात सुनकर विंग कुछ नहीं कहता। विंग आइवान का ये रूप देखकर डर चुका था, कहीं उसने अगर वांगजी के बारे में कुछ भी कहा तो अगली बार आइवान उसका बाल पकड़ेगा। वो जेंग जेंग की जगह पर खुद को इमेजिन कर रहा था। विंग की इतना गहरी सोच में देखकर वांगजी फिर से कहता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम किस सोच में डूबे हो। वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, कुछ नहीं। कहीं ना कहीं वांगजी भी समझ चुका था, विंग भी जेंग जेंग की जगह खुद को इमेजिन कर रहा है। वही आइवान जब वांगजी का आवाज़ सुनता है तो वो जेंग जेंग के बालों को छोड़ देता है और वांगजी को डैडी डैडी कहकर पुकारने लगता है। वही वांगजी जब आइवान के मुंह से डैडी सुनता है वो स्माइल करता है और आइवान को देखता है। वही जेंग जेंग अपने बालों को अपने हाथों से टच करता है और कहता है, विंग तुमने अपने बेटे को यही सिखाया है ताकि अंकल को गंजा कर दे। जरूर तुमने ही सिखाया होगा। तुम शुरू से मेरे बाल से जेलस होते थे और आज तुम अपने बेटे को सिखा दिया कि वो मुझे गंजे कर दे। विंग गुस्से से जेंग जेंग को देखता है और कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा, जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा, इसलिए आइवान ने तुम्हारे बाल पकड़े। अपनी गलती को छुपाते हुए शर्म नहीं आती। जेंग जेंग कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस वांगजी के बारे में दो चार बातें ही कहा था। मैं तो तुम्हारा साथ दे रहा था और तुम मुझे ही दोष दे रहे हो, मुझे क्या पता था।
आईवान इस बात से गुस्सा हो जाएगा। संभालो अपने बेटे को। क्या ये तुम पर नहीं जा सकता था? वांगजी पे जाना इसे जरूरी था क्या? ये बिल्कुल वांगजी पर गया है। तभी मिस्टर लैन नीचे आते हैं और कहते हैं, ये तो तुमने सही कहा। आईवान पूरा के पूरा वांगजी पर ही गया है। वहीं वांगजी अपनी डैड की बात सुनकर स्माइल करता है और आईवान को अपने गोद में ले लेता है और कहता है, आईवान क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? तभी मैडम लैन जिंगजिंग के पास आती है और कहती है, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे थे? वहीं विंग गुस्से से आईवान को देख रहा था। जब मैडम लैन देखती हैं कि विंग किस तरह आईवान को गुस्से से देख रहा है, मैडम लैन कहती है, क्या हुआ? क्या इसने कुछ किया है? मैडम लैन की बातों का जवाब विंग नहीं देता। वो आईवान को देखता है और कहता है, आईवान आप बैड बेबी हो गए हो। आज आपने बैड बिहेव किया है, इसकी पनिशमेंट आपको मिलेगी। अगर मैं आज आपको पनिश नहीं किया, आगे से आप फिर यही गलती करोगे। जब वांगजी विंग की बात सुनता है, गुस्से से वांगजी को देखता है और कहता है, मेरे रहते मेरे बेबी को कोई पनिश नहीं कर सकता। हिम्मत है तो करके दिखाओ। वांगजी की बात सुनकर अब विंग चुप हो जाता है। वहीं मैडम लैन जेंगचेंग को देखती है और सिचवी को जेंगचेंग को देते हुए कहती है, तुम दोनों कहाँ गए थे? हम सुबह से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम सब अब आ रहे हो। वांगजी अपने डैड और अपने मॉम को देखता है और कहता है, मॉम मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सभी लोग एक साथ हो, तब मैं ये बात आप सभी को बताऊँ। मैंने सिचिनका को घर आने को कह दिया है। वो अभी आते ही होंगे। तभी लैन सिचिन मेंजिन के अंदर एंटर करते हुए कहते हैं, वांगजी तुमने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? लैंसिचेन को देखकर सभी लोग लैंसिचेन की तरफ देखते हैं, जो उनके पास ही आ रहे थे। जब सिचवी अपने डैड को देखता है, वो अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। ये देखकर लैंसिचेन सीधा सिचवी के पास जाते हैं और उसे अपने कोट में ले लेते हैं और किस करते हुए कहते हैं, मेरा बेबी बॉय कैसा है? क्या वो ठीक है? मम्मा ने परेशान तो नहीं किया? लैंसिचेन की बात सुनकर जेंगजिंग अपना मुंह बनाता है। वहीं वांगजी विंग को देखता है, जो अपने फेस को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। लैंसिचेन कहते हैं, तो बताओ वांगजी, मैं आ गया। ऐसी कौन सी बात थी जो तुमने मुझे अर्जेंटली मेंशन आने को कहा? वांगजी सभी को बैठने का इशारा करता है और कहता है, मैं चाहता हूँ इससे पहले आप बैठ जाएं। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को चोट लगे। वांगजी को इतना सीरियस देखकर सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वहीं विंग अपने उंगलियों को एक दूसरे से मसल रहा था। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मैडम लैन विंग को देखती है और कहती है, क्या ये विंग के बारे में है? वांगजी कुछ नहीं कहता। जेंग जेंग घबराते हुए कहता है, विंग सब ठीक तो है ना? विंग आप भी चुप था। जेंग जेंग गुस्से से कहता है, विंग मुझे डर लग रहा है। तुम तुम चुप क्यों हो? तुम कुछ बोलो। क्या वांगजी ने फिर से कुछ किया है? जिंगजिंग की बात सुनकर विंग जिंगजिंग को टाइटली हक कर लेता है और रोने लगता है। जिंगजिंग गुस्से से वांगजी को देखता है, जो आईवान को देख रहा था। वांगजी कहता है, मैंने वो हमने शादी कर लिया है। जब मिस्टर लैन वांगजी की बात सुनते हैं, वो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या कहा तुमने? वांगजी फिर से कहता है, मैंने विंग से शादी कर लिया। मिस्टर लैन बड़े ही शांत थे। वो वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, क्या ये विंग की मर्जी से हुआ? मिस्टर लैन की बात सुनकर वांगजी कहता है, नहीं, मैंने विंग से फोर्सफुली शादी किया है। वांगजी की बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं।
मिस्टर लैन गुस्से से वांगजी के पास आते हैं और उसके कॉलर पकड़कर कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने कहा था ना तुम विंग से दूर रहो। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? तुम एक के बाद एक गलतियां कर रहे हो वांगजी, और मैं तुम्हारी गलतियों को इग्नोर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा। मैडम लैंग वांगजी के पास आती है, मिस्टर लैंग को वांगजी से दूर करते हुए कहती है, वांगजी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता है, जब मैंने सुना तुमने विंग के साथ ज़बरदस्ती किया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि उस वक्त तुम ड्रंक थे। लेकिन तुमने ही फिर से वही गलती किया। तुमने पूरे होशो हवास में विंग को फोर्सफुली विंग से शादी किया। तुमने फिर से विंग को फोर्स किया। मैं इस बार तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती वांगजी। वांगजी अपनी मॉम को बात सुनता है और अपनी मॉम को देखता है और कहता है, मॉम, मैंने विंग को टाइम दिया था वो इस बारे में सोचे, लेकिन वो विंग था जो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। मैंने उसे बहुत टाइम दिए, लेकिन और नहीं। अब चेंग चेंग गुस्से से आता है और वांगजी को कॉलर पकड़कर कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? मेरे भाई के साथ तुम हर वक्त गलत करते आ रहे हो। क्यों तुम उसे चैन से जीने नहीं देते? खास मैं सुबह अपने भाई को रोक लिया होता तो ये सब नहीं होता। सब सब मेरी गलती है। सब मेरी गलती है। मेरी वजह से मेरा भाई परेशान है। वांगजी चेंग चेंग को हाथों को अपने कॉलर से दूर करते हुए कहता है, तुम्हें क्या करता जेंग चेंग? तुम ही बताओ। मैं डर गया था। आईवान को उस हालत में देखकर। कितनी बुरी कंडीशन में था मेरा बेटा। मेरे पास सब कुछ है। ये सब कुछ आईवान का ही तो है। पर देखो, आईवान दर दर के ठोकरे खा रहा है। मैं उसे बहुत हैप्पी रखना चाहता था। जब मुझे पता चला आईवान मेरा बेबी है, मैंने विंग को बहुत मनाने की कोशिश की। वो विंग था। मेरी आंखों में उसे प्यार ही नजर नहीं आया। वो हर वक्त मुझे गलत समझता रहा। तो मैं क्या करता? मैं बस यही चाहता था आईवान और विंग दोनों मेरे साथ रहे। मुझे डर था कहीं मैं आईवान को या फिर विंग को खो ना दूँ। मिस्टर लैन गुस्से से कहते हैं, मैं मानता हूँ तुम विंग से प्यार करते हो। इसका मतलब ये तो नहीं तुम हर वक्त उसे फोर्स करो। वांगजी गुस्से से मिस्टर लैन को देखता है और कहता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसे पाने के लिए कुछ भी करूँगा। मैं बस अपने बेटे और विंग को अपने पास रखना चाहता हूँ। मुझे उसके लिए चाहे जो करना पड़े मैं वो करूँगा। ये बोलकर वांगजी आईवान को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग के आंखों में आंसू थे। मैडम लैन अपने आंखों में आंसू लिए विंग के पास आती है और कहती है, विंग, मुझे माफ़ कर दो। मैं फिर से तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। अगर मुझे पता होता कि वांगजी ऐसा कुछ करने वाला है तो मैं तुम उसके साथ तुम्हें नहीं जाने देती। आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारे मॉम से प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारे ख्याल रखूंगी, पर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। मिस्टर लैन विंग के पास आते हैं और विंग के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहते हैं, विंग, अगर तुम वांगजी के साथ नहीं रहना चाहते तो मैं कल ही तुम्हारा डिवोर्स करवा दूंगा। मैं भी देखता हूँ वो तुम्हें डिवोर्स कैसे नहीं देता। ये मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। वहीं लैंसी चैन विंग के पास आते हैं और कहते हैं, विंग, 3 साल पहले वांगजी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था वो गलत था, लेकिन मैंने वांगजी को बदलते हुए देखा है। वो तुमसे सच में प्यार करता है। अगर तुम्हें उससे डिवोर्स चाहिए, उसके साथ नहीं रहना चाहते, तो हम सब तुम्हारे साथ हैं विंग।
मिस्टर लैन कहते हैं मैं आज ही अपने वकील से बात करता हूँ। वो तुम्हारा डिवोर्स के प्रोसेस शुरू कर देंगे। बीइंग मिस्टर लैन को रोकते हुए कहता है नहीं डैड, नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं वामची को एक मौका देना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ आईवान को उसके फादर का प्यार मिले। मैं भी चाहता हूँ मुझे अल्फा का प्यार मिले। अगर वामची ये कदम नहीं उठाता तो मैं कभी अपने लिए डिसीजन ले ही नहीं पाता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वामची से शादी करूँगा। मुझे पता था वामची ऐसा ही कुछ करेगा, फिर भी मैं उसके साथ गया क्योंकि मैं इस ड्रेस को देखकर ही समझ गया था कि वामची क्या करने वाला है। लेकिन मुझे उस पर भरोसा था वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसने फिर से वही किया जो 3 साल पहले किया था। पर इन सब का कोई फ़ायदा नहीं। अब मैं आईवान के लिए वामची को एक मौका ज़रूर दूंगा। ये बोलकर विंग रोने लगता है। मैडम लैन विंग के आंखों को आंसू को पोंछती है और कहती है मैं खुश हूँ विंग, तुमने वामची को एक मौका दिया है। देखना वामची तुम्हें बहुत प्यार देगा, तुम्हें और आईवान को सबसे प्रोटेक्ट करेगा। मेरा वामची जितना बैड है उससे कहीं ज़्यादा सॉफ्ट भी है। देखना भी वामची तुम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। वहीं जैंग जैंग गुस्से से उबल रहा था। सबकी बातों को सुनकर उसे बुरा लग रहा था अपने भाई के लिए। ये सब ऐसा कैसे कर सकते हैं। वांगजी हर बार विंग पर अपनी मनमानी करता है लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कहता। सभी लोग उसके भाई को ही समझाने चले आते हैं। कोई वांगजी को जाकर क्यों नहीं समझाता, वो गलत है और वो कितनी गलतियाँ कर रहा है। लेकिन वो अपने भाई के साथ अब कोई ऐसी गलतियाँ नहीं होने देगा। वो वांगजी को हर तरफ रोकेगा। विंग को हट करने से कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने जगह पर चले जाते हैं। वहीं जैंग जैंग विंग को गुस्से से देखता है और उसका हाथ पकड़कर एक खाली जगह लेकर आता है। वो विंग से कहता है जब तुम्हें पहले से शक था तो फिर वांगजी के साथ गए ही क्यों? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें उस पर भरोसा था? विंग कुछ नहीं कहता। जैंग जैंग कहता है विंग ये मत भरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूँगा। तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो विंग, तुमने हमेशा खुद को प्रोटेक्ट किया है, फिर तुम वांगजी से खुद को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाते? बोलो विंग, कहीं तुम। ये बोलकर जैंग जैंग चुप हो जाता है। जैंग जैंग की बात सुनकर विंग जैंग जैंग की आंखों में देखता है और फिर कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? जैंग जैंग विंग की आंखों में देखते हुए कहता है क्या तुम वांगजी से प्यार करते हो? जैंग जैंग की बात सुनकर विंग चुप हो जाता है। जैंग जैंग कहता है विंग मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम वांगजी से प्यार करते हो? विंग हाँ में सिर हिलाता है। ये देखकर जैंग जैंग गुस्से से कहता है तुम उससे प्यार कैसे कर सकते हो विंग? उसने हमेशा तुम्हारे साथ बैड बिहेव किए हैं और तुम उससे प्यार कर रहे हो? विंग कहता है जैंग जैंग तुमने कहा था ना मैं आईवान के बारे में सोचूं, मैं खुद के बारे में सोचूं। मैंने सोच लिया है, मैं वांगजी के साथ रहूँगा अपने आईवान के लिए। क्यों? क्योंकि एक बात और भी है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। जैंग जैंग मैं वांगजी से प्यार करता हूँ। मैं आज से नहीं बल्कि जब पहली बार मैं लैंड मेंशन में आया था तब से मुझे वांगजी पसंद है। वांगजी ने मेरे साथ उस रात जो कुछ भी किया मैं उसके बाद भी वांगजी से चाह कर भी नफरत नहीं कर पाया।
मैं भले ही उससे नाराज़ था, क्योंकि उसने वो सब करने के बाद मेरे मुंह पे पैसे फेंके थे, ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं और यहाँ से कहीं दूर चला जाऊं। मुझे यही बात हर्ट कर दिया। बमजी के इस हरकत से मैं हर्ट हो चुका था। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था जैसे मैं जिस पर्सन से इतना प्यार करता हूँ वो मेरा रेप करेगा और मुझे यहाँ से जाने को कहेगा। इतना कुछ होने के बाद भी मैं उस पर्सन से नफ़रत नहीं कर पाया। मैं उससे नफ़रत नहीं कर पाया। जेंग जेंग विंग की बात सुनकर उसके आंसू को पोंछता है और कहता है, विंग, क्या ये बात वांगजी को पता है? क्या तुमने वांगजी को कन्फेस किया है? विंग नहीं में सिर हिलाता है। जेंग जेंग कहता है, विंग, तुम वांगजी को कन्फेस तब तक मत करना जब तक तुम्हें ये ना लगे वांगजी पूरी तरह से बदल चुका है। वो तुमसे प्यार करता है। अगर तुम उसे माफ़ कर दोगे तो शायद वो गलतियाँ पर गलतियाँ करता रहेगा। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। अगर वांगजी तुम्हारे साथ कुछ भी करेगा मुझे छुपाओगे नहीं। प्रॉमिस करो तुम अपने इस भाई से कुछ नहीं छिपाओगे। जिंग जिंग की बात सुनकर विंग हमें सिर हिलाता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जब वांगजी आइवान के साथ डिनर के लिए आता है तो सभी लोग अपने खाने को छोड़कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ये देखकर वांगजी कुछ नहीं कहता, वो भी कुछ नहीं खाता, अपने रूम में चला जाता है। वहीं विंग सीढ़ियों से देख रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था वांगजी के लिए कि उससे उसके पूरे फैमिली उससे नाराज़ हैं। वांगजी जब अपने रूम में जाता है तो वो थोड़ा उदास लग रहा था। वो आइवान को देखता है और कहता है, तुम्हें पता है आइवान, जब अपनी फैमिली आपसे नाराज़ हो जाए तो कैसा लगता है। आज मुझसे मेरी पूरी फैमिली नाराज़ है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सबको पता है मुझे किसी को मनाने नहीं आता। मैं अपने प्यार को किसी के सामने शो नहीं कर पाता। मैं अपने इमोशन को किसी के सामने शो नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता मैं अपने फैमिली को कैसे मनाऊंगा। वही वांगजी की बातें विंग दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहा था। उसके आंखों में आंसू थे क्योंकि वो देख रहा था वांगजी बहुत उदास था। उसने इतना उदास वांगजी को पहले कभी नहीं देखा। विंग वांगजी के पास आता है और कहता है, वो आइवान भूखा है। वांगजी कुछ नहीं कहता। आइवान को विंग के हाथों में देते हुए कहता, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। ये बोलकर वांगजी बात लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। विंग आइवान को लेता है और उसे फिट करवाने लगता है। कुछ देर बाद विंग आइवान को बेड पे लिटा देता है क्योंकि आइवान सो चुका था। विंग आइवान को देखता है और कहता है, मुझे पता है आपके डैडी उदास है। मैं सब ठीक कर दूंगा। जैसे आपके डैडी मेरे लाइफ में एक गॉड की तरह आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपके डैड को पाकर मैं जब भी उनके आंखों में अपने लिए प्यार देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुश होता हूँ। लेकिन आइवान, मैं उन्हें इतना आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। अगर मैंने उन्हें माफ़ कर दिया तो वो शायद इससे भी बड़ी गलतियाँ करेंगे जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब विंग को फील होता है वांगजी रूम में आ चुका है। विंग अपने आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। वांगजी बेड पर आकर दूसरे साइड लेट जाता है और आइवान को अपने करीब कर लेता है। विंग वांगजी विंग के फोरहेड पर किस करता है और दोनों के ऊपर ब्लैंकेट करके सो जाता है। विंग वांगजी के सोने के बाद अपनी आंखों को खोलता है और वांगजी को देखता है। विंग अपनी जगह से उठता है और आइवान के साइड में एक पिलो रख देता है और काउच पर जाकर सो जाता है। जब विंग सो चुका था
वांग जी अपने आंखों को खोलता है और अपने आंखों में आंसू लिए विंग को देखता है जो काउच पर सो रहा था। वांग जी अपने मन में कहता है, विंग, मैंने जो कुछ भी किया तुम दोनों के लिए किया। मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता था। अगर मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी नहीं करता तो तुम शायद अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाते। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, पर प्लीज़ नाराज़ ही रहना, नफ़रत मत करना। मैं नाराज़गी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हारा नफ़रत नहीं। जिस दिन मैंने तुम्हारे आँखों में वो नफ़रत देख ली, मैं जीते जी मर जाऊँगा। मैं मर जाऊँगा बे। मैं ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और ना ही तुम्हारी आँखों में वो नफ़रत। वांग जी ऐसे ही विंग को दूर से ही देखता है और वो रात भर देखता ही रह जाता है। ऐसे ही विंग को देखते देखते वांग जी सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। फ्रेश होने के बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। वांग जी ऑफिस के लिए निकल रहा था। वो जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर आता है तो सभी लोग उठकर जाने लगते हैं। तभी वांग जी सभी को रोकते हुए कहता है, मेरे वजह से आप लोगों को अपना ब्रेकफास्ट स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कंटिन्यू करो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरी वजह से आप सब भूखे क्यों रहोगे? गलती मैंने किया है, सज़ा आप लोग खुद पर क्यों ले रहे हैं? ये बोलकर वांग जी किसी की तरफ नहीं देखता। वो बस आईवान के फोरहेड पर किस करता है, जो इस वक्त विंग के गोद में बैठा था। वहीं विंग वांग जी को देख रहा था, पर वो कुछ नहीं कहता। विंग चुप था। वांग जी अब अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। विंग बस वांग जी को जाते हुए देख रहा था। सभी लोग वांग जी को जाते हुए देख रहे थे, पर वो कुछ नहीं कहते। वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। विंग सभी को देखता है और कहता है, मॉम डैड, मैं मानता हूँ वांग जी ने जो कुछ भी किया वो गलत था, पर मैंने वांग जी को माफ़ कर दिया है। आप सबको भी उसे माफ़ कर देनी चाहिए। वांग जी आप सबसे बहुत प्यार करता है। वो आप सबसे नाराज़ नहीं रह सकता। मैडम लैन एकदम से खुश होते हुए कहती हैं, क्या तुमने वांग जी को माफ़ कर दिया? विंग हाँ में सिर हिलाता है। मैडम लैन हंसते हुए कहती है, ओ कितना अच्छा है, तुमने मेरे खड़ूस बेटे को माफ़ कर दिया। हमने भी उसे माफ़ कर दिया, लेकिन हम भी चाहते हैं उसे थोड़ा परेशान करें, तभी तो उसे अपने किया का पछतावा होगा। वही मिस्टर लैन मैडम लैन की बातों को मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारा बेटा और पछतावा, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बेटा कभी पछता सकता है? अपने हस्बैंड की बात सुनकर मैडम लैन गुस्से से अपने हस्बैंड को देखती है और कहती है, हस्बैंड, जब आप मेरे बेटे के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। मैं कब से देख रही हूँ आप उसके ओम्बिका के सामने मेरे बेटे का इंसल्ट कर रहे हो। मैं इस बार छोड़ रही हूँ, अगले बार कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोला करो। ये बोलकर गुस्से में मैडम लैन वहाँ से चली जाती हैं। वहीं मिस्टर लैन कहते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये हमेशा अपने बेटे के साइड क्यों लेती है? मैं कुछ कहूँ तो वो मुझसे नाराज़ ही हो जाती हैं। सिचन, क्या मैंने कुछ गलत कहा? वहीं लैन सिचन अपने फादर की बात सुनकर कहते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे आप दोनों के बीच नहीं पड़ना। आप दोनों तो एक हो जाते हो, लेकिन बीच में परेशानी मुझे होती है। लैन सिचन की बात सुनकर मिस्टर लैन कहते हैं, हे, तुम मेरा कभी साथ नहीं देते, कभी तो मेरा साथ दे दिया करो। मिस्टर लैन की बात सुनकर लैन सिचन कहते हैं, मुझे मॉम के हाथों पिटना नहीं है। अब मिस्टर लैन कुछ नहीं कहते। सभी का ब्रेकफास्ट होने के बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। लैन सिचन हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। मिस्टर लैन अपने रूम में चले जाते हैं। विंग जंग चंग को देखता है और कहता है, चंग, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं आधे घंटे में ऑफिस से मेंशन आ जाऊँगा, क्योंकि आईवान की तबीयत ठीक नहीं है। मैं बस आईवान का ध्यान रखना चाहता हूँ। कुछ फाइल्स है, मैं सबमिट कर कर ऑफिस से घर आ जाऊँगा।
बस आधे घंटे के लिए। तुम आइवान का ख्याल रखना। विंग आइवान के फोरहेड पर किस करता है और सिजवी के भी, और कहता है आप दोनों आपस में लड़ाई मत करना, आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। ये बोलकर विंग स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। विंग बाहर आता है तो टैक्सी करता है और लैंड कंपनी के लिए निकल जाता है। विंग आधे घंटे बाद लैंड कंपनी पहुँचता है। विंग एक बार वांगजी को देखना चाहता था, लेकिन वो किस बहाने जाए। विंग अपने कैबिन में जाता है और अपना कुछ काम पूरा करता है। काम को ख़त्म करने के बाद वो न्यू हुसैन को देखता है और कहता है न्यू हुसैन, ये कुछ ही काम बाकी रह गए हैं, मैं इन्हें मेंशन से पूरा कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। मैं अब ऑफिस से घर जा रहा हूँ क्योंकि आइवान की तबीयत ठीक नहीं है, और हो सके तो मैं कल ऑफिस ही ना आऊँ क्योंकि मैं आइवान का ख्याल रखना चाहता हूँ। विंग की बात सुनकर न्यू हुसैन कहता है पर तुम बॉस को तो जानते हो, वो हमें छुट्टी नहीं देंगे। मुझे नहीं लगता वो तुम्हें छुट्टी देंगे। न्यू हुसैन की बात सुनकर विंग हंसते हुए कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, बॉस को मुझे छुट्टी देना ही पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ बॉस हमें छुट्टी कैसे नहीं देते। ये बोलकर विंग जो फाइल कंप्लीट हो चुके थे, विंग उस फाइल को लेकर वांगजी के कैबिन में जाता है। विंग वांगजी के कैबिन का डोर नॉक करता है। वांगजी अंदर आने को कहता है। विंग अंदर जाता है तो देखता है वांगजी अपने दोनों हाथ अपने फोरहेड पर रखकर अपने सर को झुकाए टेबल की तरफ देख रहा था। वो काफ़ी परेशान लग रहा था। जब वांगजी अपने सर को उठाता है तो विंग को देखता है। विंग वांगजी को देखकर कहता है सर क्या आप ठीक हो। वांगजी कुछ नहीं कहता, वो बस इतना ही बोल पाता क्या तुमने इस फाइल को कंप्लीट कर दिए हैं जो मैंने दिया था। विंग हाँ में सिर हिलाता है। वांगजी कहता है ठीक है, इस फाइल को यहाँ रख दो, मैं बाद में देख लूँगा, अभी मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। वांगजी की बात सुनकर विंग फाइल को रख देता है और कहता है वो सर मुझे छुट्टी चाहिए थी। वांगजी कहता है ठीक है। वांगजी की बात सुनकर विंग शॉक हो जाता है क्योंकि वांगजी कभी किसी को छुट्टी नहीं देता, आज उसे छुट्टी दे रहा था। वांगजी कहता है जो कुछ भी काम है मुझे दे दो, मैं कर लूँगा, तुम जाओ आइवान का ख्याल रखना, मैं भी अपने काम को ख़त्म करके मैं लैंड मेंशन आ जाऊँगा। विंग हमें सिर हिलाता है और चला जाता है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांगजी विंग को परेशान करता था और विंग का ख्याल भी रखता था। वो हमेशा विंग के साथ फ्लर्ट करता था। अब धीरे धीरे फैमिली भी वांगजी को माफ़ कर चुके थे। सभी लोग अब घुल मिल कर रहने लगे थे। अगर कुछ ठीक नहीं था विंग और वांगजी के बीच। अब अब तक विंग ने वांगजी को अपने लव कन्फेस नहीं किया था। वहीं वांगजी विंग से हर वक्त अपना लव कन्फेस करता था। वो हर वक्त जताता था कि वो विंग से कितना प्यार करता है। इसी तरह दिन बीत रहे हैं। वांगजी जब भी विंग के करीब आता, विंग वांगजी को रोक देता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। आज विंग अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। न्यू हुसैन विंग के पास आता है और कहता है हे विंग, तुम्हें पता है कल मेरे साथ क्या हुआ। विंग न्यू हुसैन को देखता है और कहता है तुम्हें बता दो क्या हुआ। न्यू हुसैन खुश होते हुए कहता है विंग तुम्हें पता है कल मैं सोंगलैन सर के साथ डेट पर गया था। ये सुनकर विंग के हाथ में जो कलम चल रहे थे वो रुक जाते हैं। विंग न्यू हुसैन के देखता है और कहता है क्या, उन्होंने क्या कहा तुमसे। न्यू हुसैन कहता है उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। विंग कहता है तो तुमने क्या किया। न्यू हुसैन कहता है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो भी मुझे पसंद थे। न्यू हुसैन की बात सुनकर विंग हंसते हुए कहता है अच्छा किया तुमने, चलो तुम भी सेट हो गए। न्यू हुसैन विंग को देखता है और कहता है विंग, क्या तुमने अभी तक अपने लिए अल्फ़ा नहीं चुना है। विंग कहता है वो क्यों। न्यू हुसैन कहता है मैं मानता हूँ आइवान अभी छोटा है,
तुम कब शादी करोगे? आइवान को भी तो फादर चाहिए। विंग हंसता है और कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो। आइवान का फादर ऑलरेडी मिल चुका है। आइवान इस वक्त अपने फादर के साथ ही है। विंग की बात सुनकर न्यूसेंग शॉक हो जाता है और कहता है, विंग, क्या तुमने अपने लिए अल्फा ढूंढ लिया और मुझे बताया भी नहीं? न्यूसेंग की बात सुनकर विंग कहता है, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। न्यूसेंग कहता है, बताओ ना विंग, वो अल्फा कौन है? जो आइवान का डैड है। विंग कहता है, वो आइवान के डैड ही नहीं बल्कि बायोलॉजिकल फादर है। न्यूसेंग शॉक होते हुए कहता है, क्या तुमने उस पर्सन को माफ़ कर दिया? विंग हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। वो इस वक्त अच्छा फादर साबित हो चुका है और उससे ज़्यादा अच्छा फादर आइवान को कभी नहीं मिलेगा। विंग के पास सुनकर न्यूसेंग कहता है, और अल्फ़ा? विंग हंसते हुए कहता है, वो बहुत अच्छा अल्फ़ा भी साबित है, लेकिन मैंने अभी तक उसे माफ़ नहीं किया है। बहुत जल्द उसे माफ़ कर दूंगा और फिर हम दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। विंग की बात सुनकर न्यूसेंग कहता है, विंग, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कब तुम अपने अल्फ़ा से मुझे कब मिलाओगे? विंग कहता है, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुम ऑलरेडी मेरे अल्फ़ा से मिल चुके हो। न्यूसेंग अपना मुंह फुलाते हुए कहता है, विंग, तुमने शादी भी कर लिया, मुझे बताया भी नहीं। ये तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ। आखिर तुम कैसे फ्रेंड हो? विंग कहता है, अच्छा अच्छा, नौटंकी करना बंद करो। ये सब जल्दी में हो गया। हम बहुत जल्द मीडिया में अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा अल्फ़ा मीडिया में अनाउंसमेंट करने वाला है। तो बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा हमारे रिश्ते के बारे में। तभी विंग कहता है, तुम्हें पता है वो जो लेडी मॉल में मिली थी? विंग जैसे उस लेडी का नाम सुनता है उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो कहता है, हाँ तो क्या हुआ, उसने फिर से तुम्हें कुछ कहा? न्यूसेंग कहता है, नहीं नहीं, आज मैंने उसे अपने ऑफिस में देखा है और तुम्हें पता है मैं फ़ाइल देने के लिए गया था तो वो जो हमारे बॉस है ना, खड़ूस बॉस, उनसे ही बातें कर रही थी। उसके हाथ बॉस के कंधे के आसपास घूम रहे थे। वो उन्हें सेड्यूस कर रही थी। उसे देखकर जिस तरह वो तैयार होकर आई हैं, उसे देखकर मुझे यही लगता है आज बॉस को वो पटाकर ही रहेगी। जैसे ही नी हुसैन की बात सुनता है विंग गुस्से से उबलने लगता है। वो गुस्से से उबलते हुए कहता है, उस लेडी की इतनी हिम्मत, मैं उससे अभी बताता हूँ। ये बोलकर विंग अपनी जगह से उठता है। तभी नी हुसैन विंग को रोकते हुए कहता है, हे तुम कहाँ जा रहे हो? वो बॉस को सेड्यूस कर रही है, तुम्हारे अल्फा को नहीं। विंग गुस्से से नी हुसैन को देखता है और कहता है, तुम्हें जो समझना है वो समझो। ये बोलकर विंग एक फाइल लेता है, वांगजी के कैबिन में निकल जाता है। जब विंग गुस्से से वांगजी के कैबिन के सामने जाता है और कैबिन को डोर को ओपन करता है और वो सामने का नज़ारा देखकर शॉक हो जाता है। लूसी वांगजी के गोद में बैठी थी और वांगजी के शर्ट के बटन खोलने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर विंग गुस्से से लूसी का बाल पकड़ता है और उसे वांगजी से दूर कर देता है। ये देखकर लूसी गुस्से से विंग को देखती है और कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? वहीं वांगजी जब वो विंग को देखता है तो कहता है, विंग, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। विंग वांगजी को देखता है और गुस्से से कहता है, तुम चुप रहो। जब वो लूसी देखती है विंग वांगजी से कैसे बात कर रहा है, वो गुस्से से कहती है, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, वो हमारे बॉस हैं और तुम किस तरह उनसे बातें कर रहे हो? अब वांगजी चुपचाप कहीं कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं विंग अपने फिंगर दिखाते हुए कहता है, मेरे अल्फा से दूर रहो। अगर आज के बाद से कभी लाइन वांगजी के आसपास नजर आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इससे पहले मैं तुम्हारे सारे के सारे बाल नोच लूँ
तुम यहाँ से चली जाओ, फिर दोबारा इस कंपनी में नहीं आओगी। तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं कैंसिल करता हूँ। लूसी गुस्से से कहती है, तुम होते कौन हो मेरे प्रोजेक्ट को कैंसिल करने वाले? विंग गुस्से से कहता है, मैं कौन हूँ, क्या तुम जानना चाहती हो? विंग फंक्जी की तरफ देखता है और कहता है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, वो मेरे हस्बैंड हैं। क्या ये तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है? जैसे ही लूसी सुनती है हस्बैंड वर्ड, वो शॉक हो जाती है। वो विंग से कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। विंग कहता है, मैं उनके सामने क्यों झूठ बोलूँगा? यहाँ तुम्हारे बॉस हैं, पूछ लो। क्या मैंने सही कहा ना हस्बैंड? वांग जी विंग को देखता है और लूसी को देखता है, जो शौक होकर उसे ही देख रही थी। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। अब लूसी गुस्से से पैर पटकते हुए रूम से बाहर चली जाती है। विंग गुस्से से वांग जी को देखता है और अपने उस कैबिन से बाहर चला जाता है। वांग जी विंग को रोकना चाहता था, पर अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि विंग को गलतफहमी हो चुकी है। अब वांग जी अच्छे से बाद में बात करेगा, जब विंग का गुस्सा शांत हो जाएगा। ये सोचकर वांग जी अपने काम को कंटिन्यू करने लगता है। वहीं विंग गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो गुस्से को कंट्रोल करना चाहता था। जब उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, वो ऑफिस से सीधा मेंशन चला जाता है। विंग जब मेंशन आता है तो सीधा अपने रूम में जाता है, आइवान के साथ खेलता है। अब इसी तरह शाम हो जाती है। डिनर का वक्त था। सभी लोग डिनर करने के लिए आ जाते हैं। वांग जी विंग को देखता है, जो वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस डिनर कंप्लीट करता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। आइवान मिल्क फेड कर रहा था। ये देखकर वांग जी कुछ नहीं कहता, वो अपना ऑफिस वर्क करने लगता है। विंग अब आइवान को मिल्क फेड करवा चुका था और उसके आसपास पिलो रख देता है और काउच पर जाकर लेट जाता है। ये देखकर वांग जी अपने लैपटॉप को बंद करता है और विंग के पास जाता है। वांग जी सीधा विंग के ऊपर आ जाता है और विंग के नेक को इंहेल करते हुए कहता है, विंग क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? विंग वांग जी को खुद से दूर करता है, लेकिन वो दूर नहीं कर पाता। वांग जी विंग के हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और काउच पर पिक कर देता है। वांग जी विंग को किस करता है। विंग के आंखों में आंसू थे। जब ये वांग जी को फील होता है, वो विंग को देखता है जिसके आंखों में आंसू था। विंग वांग जी से कहता है, क्या हुआ? विंग कुछ नहीं कहता। विंग से जवाब ना पाकर वांग जी विंग को किस करने लगता है। वहीं विंग वांग जी को खुद से दूर कर रहा था। जब वांग जी अपने सर को उठा के विंग को देखता है, विंग गुस्से से वांग जी को देखकर कहता है, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते लाइन वांग जी। तुम्हें सिर्फ मेरे बॉडी से प्यार है, मुझसे नहीं, इसलिए तो तुम ये सब कर रहे हो। मैं नहीं माना तो तुम उस लूसी के पास चले गए अपने नीड को पूरा करने के लिए। जब मैंने देख लिया तो मुझे मनाने के लिए मेरे करीब आ रहे हो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना अल्फा कहते हुए। अब हटो मेरे ऊपर से, मैं इस चीज़ के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। मुझे तुम्हारा टच बहुत गंदा फील करवा रहा है, इसलिए मुझसे दूर रहो। विंग की बात सुनकर वांग जी गुस्से से विंग को देखता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था विंग की इतनी कड़वी बातें सुनकर। वांग जी गुस्से से विंग के नेक को लिक करता है और एक जोरदार ओमेगा बाइट कर लेता है, जिसे फेल करके विंग एक चीख निकल गई। अब वांग जी विंग के ब्लड को सक करता है और विंग को देखते हुए कहता है, तुम्हारे और मानने या ना मानने से क्या होता है, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। अब मैंने तुम्हें अपने उंगलियाँ नोट कर दिया है। मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में इतनी गंदी सोच रखते हो, पर मेरा यकीन करो, मैं
तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। तुम मेरे हो, ये सच्चाई कभी नहीं बदल सकती। यू आर माइन। विंग गुस्से से कहता है, लैंड वांगची, तुम मुझसे प्यार नहीं मेरी बॉडी से करते हो। वांगची विंग के ऊपर से एकदम से उठ जाता है और गुस्से से विंग को देखता है और कहता है, विंग, तुम मेरे बारे में इतना गंदा सोचते हो? क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ? मैं मानता हूँ 3 साल पहले मैंने जो भी किया था वो नशे में किया था। विंग गुस्से से कहता है, इस वक्त तुम होश में हो ना? तुम हर वक्त मुझे कैसे गंदे टच करते हो? विंग गुस्से से क्या क्या बोल रहा था उसे खुद भी नहीं पता था कि वांगजी को अपनी बातों से हट कर रहा था। वांगजी विंग की बातों को सुनकर टूट चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका टच विंग को इतना गंदा फील कर पाएगा। वो तो समझ रहा था कि विंग उससे प्यार करता है। आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हारे साथ अब तक जो किया, मैं बस मैं बस मुझे लगा तुम। अब वांगजी कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसके आंखों में आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा विंग ऐसा कुछ भी कहेगा। मानता है वो विंग को परेशान करता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे विंग का नीड है। वो विंग के बॉडी से प्यार करता है। यही बात वांगजी के दिमाग में बैठ चुकी थी। वो बात वांगजी को परेशान कर रही थी। वांगजी गुस्से से विंग को देखता है और कहता है, ठीक है, तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो ना? मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, मैं तुमसे दूर रहूँगा। ये बोलकर वांगजी उस रूम से चला जाता है। वांगजी के जाने के बाद विंग काउच पर बैठकर रोने लगता है क्योंकि अब उसे रियलाइज हो चुका था उसने गुस्से में वांगजी को क्या क्या कह दिया। अब इसी तरह दिन बीत रहे थे। आज 1 महीने उस घटना का हुआ 1 महीना हो चुका था। विंग वांगजी से नहीं मिला और न ही वांगजी 1 महीने से लैंड से आया। सभी को बहुत चिंता हो रही थी वांगजी को लेकर। कोई नहीं जानता वांगजी कहाँ है। वांगजी ऑफिस भी नहीं आता। विंग सुयांग से कई बार पूछता है कि वांगजी ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है, आखिर वांगजी कहाँ है, वो उसे बता दे। लेकिन सुयांग कहता है कि वांगजी के बारे में उसे भी कुछ भी नहीं पता। वो बस वांगजी का मेल आते हैं उसे और वो उसी पर काम करता है। वांगजी जहाँ भी है वहाँ से ही अपने ऑफिस का काम करता है। किसी को नहीं पता वांगजी कहाँ है। ये सुनकर सभी लोग परेशान हो चुके थे। आईवान भी वांगजी को याद करके रोता था क्योंकि वांगजी की आदत हो चुकी थी। अब विंग को अपने आप पर रिग्रेट हो रहा था उसने जो कुछ भी कहा था वांगजी के बारे में। मैडम लैन रोते हुए कहती है, आखिर क्या हो गया, मेरा वांगजी कहाँ है? प्लीज़ प्लीज़ उसे कोई ढूंढ कर लाओ। मैंने 1 महीने से अपने बेटे को नहीं देखा है। मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। वो कहाँ चला गया? आखिर ऐसा क्या हुआ है? उसे अपने मॉम के पास आना चाहिए था, फिर वो क्यों चला गया? कोई उसे ढूंढ कर लाओ मेरे बेटे को। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। मिस्टर लैन मैडम लैन को शांत करा रहे थे क्योंकि उन्हें भी दुख हो रहा था। वांगजी अब तक घर नहीं आया। वो 1 महीने से घर नहीं आया। वे मैडम लैन को शांत कराता है और कहता है, मॉम आप फिक्र मत करो, वो बहुत जल्द घर आ जाएंगे। हम उन्हें मिलकर ढूंढेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने वो सब नहीं कहा होता तो शायद वो मुझे छोड़ कर नहीं जाते, हम सबको छोड़ कर नहीं जाते। पर मैं गुस्से से इतना पागल हो चुका था कि मैं कब इतना बुरा बोलता गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैडम लैन विंग के हाथ पकड़ती है और कहती है, विंग मुझे नहीं पता, वांगजी को ढूंढो। कल कल उसका बर्थडे है, उसे ढूंढो। मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। ये बोलकर मैडम लैन पैनिक करने लगती है क्योंकि वो वांगजी से बहुत प्यार करती थी
और उन्हें डर था क्योंकि 1 महीने से उन्होंने वांगजी को नहीं देखा या फिर किसी ने भी वांगजी को नहीं देखा। अब विंग मैडम को इस हालत में नहीं देख सकता था। वो अपने आंसुओं को पोंछता है और सोयांग के पास जाता है और कहता है, मुझे पता है सोयांग, तुम जानते हो वांगजी कहाँ है। तुम हमें पता क्यों नहीं देते वांगजी कहाँ है। मुझे अच्छे से पता है, तुम जानते हो। सोयांग के पास सुनकर विंग के पास सुनकर सोयांग कहता है, मुझे सच में नहीं पता। विंग सोयांग को देखता है और कहता है, प्लीज़ हमारी मदद करो, हमें वांगजी का पता बता दो, वो कहाँ है। प्लीज़ सोयांग, प्लीज़। विंग की बात सुनकर सोयांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने लैन फैमिली की बुरी हालत देखी है। लैन सीजन वो भी बहुत बुरी स्थिति में है। सभी लोग बुरी स्थिति में हैं। कोई भी अपना बेटा या फिर अपना भाई, अपना हस्बैंड 1 महीने से नहीं मिलेगा, उसे तो चिंता होगी ना। यही सोचकर सोयांग लैन फैमिली को इन्फॉर्म करता है कि वो आज वांगजी के पास उन्हें लेकर जाएगा। सोयांग की बात सुनकर पिंक खुश हो जाता है। सोयांग बहुत उदास लग रहा था। वो अपने मन में कहता है, मैं आप सबको कैसे बताऊं कि वांगजी कहाँ है। आप सब देखोगे, आप सबका दिल टूट जाएगा। पर फिर भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, वांगजी 1 महीने से कहाँ हैं। कुछ देर बाद सोयांग सभी के साथ वांगजी से मिलने निकल जाता है। 3 घंटे ड्राइव करने के बाद कार एक हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। जब विंग सभी लोग हॉस्पिटल देखते हैं तो सोयांग की तरफ देखते हुए कहते हैं, सोयांग, हम वांगजी से मिलने जा रहे थे, तुम हमें हॉस्पिटल लेकर क्यों आए हो। सोयांग मैडम लैन को देखता है और कहता है, आंटी, इस वक्त आप मुझसे सवाल मत करो, प्लीज़ आप सब मेरे साथ अंदर चलो। लैन सीजन के दिल में डर लग रहा था। सभी को अपने दिल में एक डर पैदा हो चुका था, कहीं वांगजी ठीक तो है ना। अब सभी लोग हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुके थे। सोयांग सीधा एक बड़ा सा वार्ड के सामने जाता है और वो रुक जाता है। वो अंदर जाने से घबरा रहा था। मैडम लैन अपने दिल पर हाथ रख के कहती हैं, सोयांग, तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो। वहीं विंग के दिल में एक अजीब सा डर था जो उसे अंदर जाने से रोक रहा था। लेकिन विंग खुद को संभालते हुए अपने आप से कहता है कि वो अंदर जाएगा। सोयांग बिना कुछ बोले उस वर्ड का गेट को ओपन कर देता है। जब सभी लोग अंदर एंटर करते हैं तो उनकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती हैं। वांगजी के बॉडी में काफ़ी सारे मशीनें लगे थे। वांगजी इतना कमज़ोर हो चुका था। वो कमज़ोर हालत में बेड पर लेटा हुआ था। उसके आसपास काफ़ी सारे मशीनें रखी थी। उसको उसके फेस पर ऑक्सीजन मास्क थी। जब वांगजी की ये हालत मैडम लैन देखती हैं, वहीं गिरकर वो बेहोश हो जाती हैं। वहीं विंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से किसी ने उसके सोल को अलग कर दिया हो। लैन सिजल की आंखों में आंसू थे, मिस्टर लैन की आंखों में आंसू थे, सभी की आंखों में आंसू थे क्योंकि वांगजी का पूरा फेस पेल पड़ चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो 1 महीने से बेड से ही नहीं उठा है। मिस्टर लैन जल्दी से वांगजी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे, तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पड़े हो, अपनी आंखें खोलो। पर वांगजी अपने आंखों को नहीं खोलता। जब मिस्टर लैन सचिन को देखते हैं और कहते हैं, सचिन, इसे देखो, इसे उठाओ, कहो कि ये नाटक कर रहा है तो ये बहुत गलत कर रहा है, इसे कहो कि ये उठे, नहीं तो मैं इसे बहुत मारूंगा। अपने डैड की बात सुनकर लैन सिचन रोते हुए वांगजी के पास जाते हैं और उसे अच्छे से चेक करते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्हें रोता हुआ देखकर विंग लैन सिचन के पास जाता है और कहता, ब्रदर, आह, क्या हुआ है।
ये ये ऐसे बेड पर क्यों पड़ा है? विंग की बात सुनकर लैंसिजन रोते हुए कहते हैं, विंग, वांग जी कोमा में है। वो कोमा में जा चुका है। लैंसिजन की बात सुनकर विंग वांग जी को देखता है और वांग जी के पास जाता है और कहता है, ये सब कैसे हुआ? 1 महीना पहले ये तो ठीक थे ना? मुझे याद है लास्ट बार। ये ये कैसे हो गया? क्या ये मेरे वजह से हुआ? क्या ये मेरी वजह से हुआ? अब विंग जोर जोर से रोने लगता है। मिस्टर लैन गुस्से से सोयंग को देखते हैं और कहते हैं, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? सोयंग अपने सर को नीचे कर लेता है और कहता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता था, लेकिन मिस्टर लैन ने मना कर दिया था। बॉस ने कहा था कि मैं आप सबको किसी को कुछ ना बताऊं। उन्होंने कहा कि अगर वो मर भी गए तो किसी को कुछ ना बताऊं, क्योंकि उन्हें लगता है आप सभी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिस्टर लैन गुस्से से सोयंग को देखते हैं और कहते हैं, ये बकवास तुमसे किसने कहा? अब सोयंग बताना शुरू करता है फ्लैशबैक। जब वांग जी लैन मेंशन से अपनी कार को लेकर निकल चुका था, वांग जी एक सुनसान एरिया में आता है। वो काफ़ी पुराना मेंशन था। वांग जी उस मेंशन के अंदर जाता है और ड्रिंक करने लगता है। वांग जी इतना ड्रंक कर चुका था कि उसे कुछ भी होश नहीं था। वो 2 दिन तक ड्रिंक करता रहा। जब सोयंग को पता चला तो सोयंग लोकेशन देखकर वांग जी के पुराने मेंशन पहुंचते हैं, जो वांग जी ने बहुत साल पहले खरीदा था। वो वांग जी के पास आता है और कहता है, बॉस, ये आप क्या कर रहे हो? आप 2 दिन से पी रहे हो। आपने इतना ड्रिंक क्यों किया? सोयंग की बात सुनकर वांग जी सोयंग को टाइटली हग कर लेता है, क्योंकि उसे इस वक्त एक दोस्त की ज़रूरत थी। वांग जी रोते हुए कहता है, सोयंग, क्या तुम्हें भी लगता है मैं घटिया हूँ? क्या तुम्हें भी लगता है मैं उम्मीद खास को का रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ? क्या मैं बहुत बुरा हूँ? सोयंग कहता है, नहीं वांग जी, तुम बुरे नहीं हो। किसने कहा तुम बुरे हो? वांग जी कहता है, मैंने तुम पर भी तो जुर्म किया है। तुम अब भी मुझे कहोगे कि मैं बुरा नहीं हूँ? वांग जी की बात सुनकर सोयंग कहता है, नहीं वांग जी, तुमने कभी मुझ पे जुर्म नहीं किए हैं, बल्कि तुमने मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठाया है। मैं तो एक गरीब फैमिली से था। मेरे पास खाने को खाना नहीं था। मैं भले ही तुम्हारा दोस्त था, पर मेरे पास कुछ भी नहीं था। तुमने मुझसे दोस्ती किया, मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलाए, मुझे जॉब दिलाए, मुझे उस काबिल बनाए, और वक्त रहते तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए तुमने मुझे अपना असिस्टेंट बना दिया, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे मैं डर डर के ठोकरें खाऊं। वांग जी, तुम बुरे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारा सॉफ्ट कॉर्नर किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे दिखाई देता है वांग जी। सोयंग की बात सुनकर वांग जी रोते हुए कहता है, फिर मेरी फैमिली मुझे गलत समझते हैं। मैं उस दिन ड्रंक होकर विंग के साथ ज़बरदस्ती किया। फिर फिर मैंने उसे रुपये देकर जाने को कहा। मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं इतना घटिया कैसे हो सकता हूँ? फिर जब मुझे पता चला कि मेरा एक बेटा भी है, मैंने सब कुछ ठीक करने की बहुत कोशिश की। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता था, लेकिन देखो, मेरी गलती सुधारने के बजाय मैं और गलत करता गया। मैंने पिंक से ज़बरदस्ती शादी किया और पिंक को लगता है मैंने उसे धोखा दिया, पर मैंने कभी उसे धोखा नहीं दिया। बोलो ना, क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ? वो मेरे बारे में बहुत गंदा सोच रखता है। मैं उसकी नज़र में गिर चुका हूँ। तुम्हें पता है सोया, मैंने पिंक के आँखों में वो नफ़रत देखे हैं। मैंने वो नफ़रत देखे हैं। मुझे उसकी आँखों में नफ़रत बर्दाश्त नहीं होती।
सोयंग वांग जी को शांत कराता है, लेकिन वांग जी बहुत रोता। वांग जी रोते हुए कहता है, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, ना विंग है, ना हाइवान है, मेरे पास कुछ भी नहीं। ये बोलकर वांग जी रोने लगता है। वहीं सोयंग बड़े मुश्किल से वांग जी को शांत करवाता है, क्योंकि वांग जी 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। वो वांग जी के लिए कुछ बनाकर कुक करने को सोचता है। जब वो कुक करने के लिए जाता है और कुक करके वांग जी को वांग जी के लिए लाता है, वांग जी खाने से मना कर देता है। सोयंग कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। सोयंग वांग जी को लेकर मेंजिन जाने को कहता है, लेकिन वांग जी सोयांग को मना कर देता है। वो कहता है कि वो कहाँ है किसी को ना बताएं, वो कल सुबह मेंजिन आ जाएगा। वांग जी की बात सुनकर सोयांग भी वहाँ से चला जाता है। अब सुबह हो चुकी थी। वांग जी कार लेकर लैंड मेंजिन आ रहा था। वांग जी इस वक्त सोयांग से फ़ोन पर बातें कर रहा था, क्योंकि सोयांग ने ज़रूरी मीटिंग के बारे में वांग जी को बताना था। इसी मीटिंग के बारे में बात करते हुए वांग जी कार को ड्राइव कर रहा था। तभी एक ट्रक वांग जी की कार को टक्कर मारकर चली जाती है। वांग जी की कार बुरी तरह से क्रैश हो जाती है। वांग जी बहुत बुरी कंडीशन में था। वांग जी के सर पर उसी जगह पर चोट लगी थी जहां पहले भी लग चुकी थी। वहीं जब सोयांग वांग जी का अचानक सा आवाज़ ना सुनता है, तो वो जल्दी से अपने कार निकालता है और वांग जी के कार का लोकेशन चेक करने लगता है, लेकिन उसे लोकेशन नहीं मिलता, क्योंकि वांग जी की कार पूरी तरह से क्रैश हो चुकी थी। वहीं आसपास के कुछ लोग देखते हैं जो वांग जी अपने आंखों को खोलकर उनसे मदद मांग रहा था, क्योंकि वो जीना चाहता था। उसके आंखों के सामने विंग का चेहरा चल रहा था, आईवान का चेहरा चल रहा था। वो आईवान को और विंग को याद कर रहा था। वो विंग और आईवान के साथ जीना चाहता था। वांग जी अब हल्की आवाज़ में कहता है, कोई हेल्प करो मेरा, मैं मैं जीना चाहता हूँ, प्लीज़ कोई तो मेरा मदद करो, मुझे अपने बेटे और अपने ओमेगा को छोड़कर नहीं जाना, मैं जीना चाहता हूँ, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ मुझे बचा लो, ये पहली बार है जो मैं मरना नहीं चाहता। ये बोलते बोलते वांग जी की आंखें बंद हो जाती हैं। वहीं सोयांग तेज़ी से कार ड्राइव करके आता है तो देखता है वांग जी की कार पूरी तरह से क्रैश हो चुकी थी। वांग जी कार से बाहर फेंका गया था, वो कुछ दूर पर जाकर गिरा था। वांग जी की इतनी बुरी कंडीशन में देखकर सोयांग जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब वांग जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब जीने वाला नहीं है, वो बहुत जल्द मरने वाला है, लेकिन सोयांग ऐसा होने नहीं दे सकता था। सोयांग ने चाइना के जितने भी बड़े डॉक्टर्स थे वो सभी को बुलाता है, लेकिन सिचेन को नहीं बुलाता, क्योंकि वांग जी ने सिचेन को बुलाने से मना किया था। वांग जी जब होश में आया तो बस इतना कहा, उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो फैमिली में किसी को ना बताए, अगर वो मर भी गया तो भी किसी को ना बताए। जब सभी उससे पूछे तो वो कह दे कि वो वांग जी को नहीं जानता। वांग जी इतनी बुरी कंडीशन में होने के बावजूद सोयांग को ये सब कह रहा था। सोयांग से प्रॉमिस लेने के बाद वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ये देखकर सोयांग डर चुका था और वो रोने लगता है, रोते हुए कहता है, वांग जी अपनी आंखें खोलो, तुम मर नहीं सकते, तुम्हारे पीछे आईवान भी है, विंग के बारे में सोचो, आईवान के बारे में सोचो, आईवान तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसे नहीं छोड़ सकते, वो तुम्हारा बेटा है, उसे अपने फादर की ज़रूरत है वांग जी। सोयांग बहुत रोता, लेकिन वांग जी पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वांग जी कोमा में जा चुका था। जब डॉक्टर्स अच्छे से चेक करते हैं तो सोयांग को बताते हैं कि वो कोमा में जा चुका है, और वो कोमा से बाहर कब निकलेगा किसी को नहीं पता। अब सोयांग वही वांग जी का प्रॉमिस को पूरा कर रहा था। उसने किसी को नहीं बताया कि वांग जी 1 महीने से कोमा में हैं। जब मिस्टर लैंग
ये सुनते हैं वो गुस्से से सुयांग को एक स्लैप देते हैं और गुस्से से कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमसे झूठ कहा। तुमने हमसे ये कहा कि वांजी जहाँ भी है सेफ है। और तुम हमसे क्या समझ छुपा रहे थे? अगर हमारे बेटे को कुछ हो जाता तो इसका जवाब कौन देता? वही विंग रोने की वजह से पागल हो रहा था। वो बस वांजी को देख रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विंग कहता है, डैड, सुयांग की कोई गलती नहीं है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने वांजी को वो सब ना कहा होता तो वो नहीं आता। मैंने उसे खुद से दूर जाने को कहा, पर मेरा मतलब ये नहीं था कि वो हमेशा के लिए दूर चला जाए सबसे। मेरा यकीन करो डैड, मैंने उसे ये नहीं कहा था कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए। मैं तो बस नाराज़ था। मैं तो बस थोड़ा दूर रहना चाहता था, अपने गुस्से को शांत करना चाहता था। पर मैं गुस्से में क्या बोल गया मुझे ही पता नहीं चला। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। जेंग जेंग विंग के पास आता है और कहता है, विंग संभालो अपने आप को। आईवान आईवान का क्या होगा? आईवान तुम्हारे लिए रो रहा है। प्लीज़ तुम खुद के लिए ना सही, आईवान के लिए शांत हो जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया आईवान को कौन संभालेगा? सभी लोग रो रहे थे। मैडम लैन जब होश में आती है तो देखती है वो दूसरे वार्ड में शिफ्ट है। मैडम लैन जल्दी से नर्स को खुद से दूर करती है और भागते हुए अंदर आती है और वांगजी को हक करके रोने लगती है। कहती है, लेंचर उठो बेबी, तुम मेरी बेटी हो ना? देखो मम्मा कैसे रो रही है, प्लीज़ उठो। विंग अपनी आंखों में आंसू लिए बस मैडम लैन को देख रहा था। उसे इस वक्त अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने एक माँ से एक बेटे को दूर कर दिया, जबकि वो खुद एक माँ है। लैन सिचेन मैडम लैन को देखते हैं और कहते हैं, मॉम आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। मिस्टर लैन कहते हैं, सिचेन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम वांजी को बहुत जल्द ठीक कर दोगे। तुम चाइना के बेस्ट डॉक्टर हो। तुम्हें उसे ठीक करना होगा। मैं नहीं जानता तुम कैसे करोगे। मुझे मेरा बेटा चाहिए। ये बोलकर मिस्टर लैन रोने लगते हैं। अब काफ़ी देर हो चुका था। मैडम लैन बहुत बुरी हालत में थी। मिस्टर लैन मैडम लैन को लेकर लैन मेंशन चले जाते हैं क्योंकि सिचन ने कहा था कि वो सभी मेंशन चले जाएं। वहाँ वो और विंग रुकेंगे क्योंकि विंग जाना नहीं चाहता था। आईवान को लेकर जेंग जा चुका था। वांजी को अच्छे से चेक करने के बाद सिचन भी बाहर जा चुके थे। विंग रो रहा था। वांजी के सीने पर अपना सर रख के रो रहा था। वो रोते हुए कहता है, लेंचर अगर तुम नहीं उठे तो मैं खुद को मार डालूँगा। ये सब मेरे वजह से हुआ है। मेरी वजह से मैं बहुत बुरा हूँ ना। देखो मैं मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ उठ जाओ। देखो अगर तुम नहीं उठे मैं खुद को मार डालूँगा। ये बोलकर विंग वांजी को देखने लगता है। अब इसी तरह 2 दिन बीत चुके थे। विंग वांजी का अच्छे से ख्याल रखता था। वो हॉस्पिटल में ही रुकता और सिचन के आने के बाद वो घर चला जाता। इसी तरह 2 दिन बीत चुके थे। विंग आज वांजी के हाथों को वेट टॉवल से क्लीन कर रहा था। तभी देखता है कि वांजी के हाथ मूव हो रहे हैं। वांजी रिस्पॉन्स कर रहा है। जब ये विंग देखता है एकदम से खुश हो जाता है। वह चिल्लाते हुए सिचिन को बुलाता है। लैन सिचिन जल्दी से वांजी को चेक करते हैं और खुश होते हुए कहते हैं, विंग विंग वांजी ठीक हो रहा है। वो अपनी आंखें खोल रहा है। बस मुझे एक बात का डर है कि उसे वो कुछ भूला ना हो। वहीं वांजी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और अपने सामने अपने ब्रदर को देखता है और कहता है, वो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लैंसी चंद वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, वांगजी क्या मैं तुम्हें याद हूँ? वांगजी एक सैड स्माइल करता है और कहता है, आप मुझे कैसे नहीं याद होगे भाई? लैंसी चंद गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं, वांगजी तुमने हमें डरा दिया था। ऐसा कौन करता है?
तुम बिना बताए लैंड मेंशन से बाहर आ गए, और दूसरी बात, तुम्हारी एक्सीडेंट हो गई और तुमने स्वयं उसे छुपाने को कहा। वांगजी कहता है, क्योंकि मैं आप लोग को परेशान नहीं करना चाहता था। तभी वांगजी की नज़र विंग पर जाती है। वांगजी अपने नज़रों को फेर लेता है। ये देखकर विंग का दिल हजारों टुकड़ों में टूट जाते हैं। क्या वांगजी उसे इग्नोर कर रहा है? क्या वो गिल्ट में है? काफ़ी देर बात करने के बाद लैंसी चैन वहाँ से चले जाते हैं। अब विंग वांगजी को देखता है और उसके पास आकर बैठता है। उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, आई एम सॉरी। विंग की आवाज़ सुनकर वांगजी विंग को देखता है, जिसके आंखों से मोटे मोटे आंसुएं निकल रहे थे। वांगजी घबराते हुए कहता है, नहीं विंग, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। गलत तो शुरू से मैं कर रहा था। मैं तो बस तुम्हें पाना चाहता था। जब तुमने मुझसे ये कहा कि मेरा टच तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, तुम्हें मुझसे घिन है, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। विंग रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी लेंचा, आई एम सॉरी। वांग जी विंग के आंसू को पोंछता है और कहता है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। विंग रोते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़, क्या हम अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकते? तुम बस एक बार ठीक हो जाओ, हम अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगे। वांग जी खुश होते हुए अपना सर हिलाता है। वो एक बार विंग को देखता है और कहता है, हाँ विंग, हाँ, मैं जब मौत के मुंह में था तो मैं जीना चाहता था। मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता था। शायद मैं इसीलिए विंग बच गया। विंग वांगजी को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, एक बार तुम ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अब इसी तरह दिन बीत रहे थे। अब 1 महीने और बीत चुके थे। वांगजी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वांगजी ने मीडिया में अनाउंस कर चुका था कि वो मैरिड है। ऑफिस के सारे लोग शॉक हो चुके थे। विंग और वांगजी के रिश्ते के बारे में जानकर फाइनली मिस्टर लैन ने वांगजी और विंग की फिर से शादी करवा दी। आज वांगजी और विंग की वेडिंग नाइट थी। विंग अपने रूम में इधर से उधर टहल रहा था। जब वांगजी अंदर आता है तो देखता है विंग परेशान होकर अपने नाखूनों को चबा रहा है। ये देखकर वांगजी स्माइल करता है और विंग को पीछे से टाइटली हग करते हुए कहता है, क्या तुम नर्वस हो? देखो, अगर तुम नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें तो मैं रुक सकता हूँ। वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, नहीं लेंचे, मैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आज तुम्हें मुझे पूरी तरह से अपना बना लो। तुम मुझसे प्यार करो, आज जी भर के प्यार करो। ये बोलते हुए विंग वांगजी के आंखों में देख रहा था। वांगजी स्माइल करता है और कहता है, विंग, आज हमारी वेडिंग नाइट है। अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा तो मैं रुक सकता हूँ। विंग वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं वांगजी, तुम्हें खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये खुद चाहता हूँ। अईवान को भी एक भाई बहन चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते हमारे दूसरे बच्चे भी हो? विंग की बात सुनकर वांगजी विंग को किस करने लगता है। वांगजी किस करते हुए ही विंग को गोद में उठा लेता है। वांगजी किस करते हुए विंग को बेड के पास लेकर जाता है। वांगजी विंग को बेड पर लेटा देता है। दोनों के फिंगर आपस में उलझे हुए थे। वांगजी विंग को पैशनेट किस कर रहा था। वांगजी किस करने के बाद किस को ब्रेक करता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांगजी को देख रहा था। वांगजी स्माइल करता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, विंग, मैं एक बार और पूछ रहा हूँ, हम रुक सकते हैं? वांगजी के वो वांगजी के माउथ पर फिंगर रखते हुए कहता है, विंग, वांगजी, मैं नहीं चाहता तुम खुद को रोको। विंग प्यार भरी नज़रों से वांगजी को देख रहा था। अब वांगजी धीरे धीरे विंग के पूरे क्लॉथ को रिमूव कर देता है और उसके पूरे बॉडी पर किस करने लगता है। वांगजी विंग के नेक पर
किस सब बाइट कर रहा था। विंग अपने बॉडी पर वांगजी के लिप्स को महसूस कर रहा था। वो अपने आँखों को बंद किए वांगजी के किस को महसूस कर रहा था। वांगजी विंग को अच्छे से प्रिपेयर करता है और उसे उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, विंग तुम रेडी हो ना। विंग हाँ में सिर हिलाता है। अब विंग एक जोरदार चीख उस रूम में सुनाई देती है। विंग टाइटली बेडशीट को पकड़ चुका था। विंग अपने आंखों को बंद किए वांगजी को महसूस कर रहा था। अब विंग के मॉर्निंग साउंड उस रूम में गूंज रहे थे। वांगजी विंग को खूब सारा प्यार करता है। वांगजी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वांगजी की आइज ओपन होती है तो वो अपने साथ विंग को देखता है। वांगजी विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। अब वांगजी अब वैसे ही बेड पे लेटा रहता है क्योंकि विंग बड़े ही आराम से उसके ऊपर सो रहा था। वांगजी हिलना नहीं चाहता था ताकि विंग के नींद ना खराब हो। अब कुछ देर ऐसे ही निकल जाते हैं। जब विंग की आइज ओपन होती है तो देखता है वांगजी उसे कैसे देख रहा है। विंग वांगजी को देखकर शाय फील करता है। ये देखकर वांगजी स्माइल करता है और उसे अपने नीचे कर देता है। वांगजी विंग के ऊपर आता है और उसे फिर से किस करने लगता है। विंग वांगजी को रोकता है लेकिन वांगजी कहता है, प्लीज़ एक और राउंड। अब विंग कुछ नहीं कहता। अब वांगजी फिर से उसे किस करने लगता है। वांगजी अपने आप को विंग के अंदर एंटर करता है। विंग की चीखें निकल जाती है। ये देखकर विंग वांगजी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। विंग की आंखें नम थी। ये देखकर वांगजी विंग के दोनों आइज पर किस करता है और कहता है, मैं जेंटल रहूँगा। मैं कल रात को खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं तुम पर मर्जी नहीं दिखा पाया, लेकिन इस वक्त मैं कोशिश करूँगा मैं जेंटल रहूँ। ये बोलकर वो विंग को खूब सारा प्यार करने लगता है। अब 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। वांगजी के डोर पर नॉक की आवाज़ सुनाई देती है जिससे वांगजी की नींद खुल जाती है। वांगजी जल्दी से अपने कपड़े को पहन लेता है और विंग के ऊपर ब्लैंकेट कर देता है। जैसे विंग को फील होता है वो अपने आप को मूव करता है लेकिन उसकी चीखें निकल जाती हैं। ये देखकर वांगजी विंग को देखता है और कहता है, तुम अपने ऊपर इस ब्लैंकेट को अच्छे से रखो। जब वांगजी डोर को जाकर ओपन करता है तो देखता है मैडम लैन आइवान को लिए खड़ी थी। वांगजी अपने मॉम को देखता है और कहता है, मॉम मैं आधे घंटे में नीचे आ रहा हूँ, प्लीज़ तब तक आप आइवान को संभाल लो। मैडम लैन समझ जाती हैं और वो आइवान को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। वांगजी वापस से डोर को बंद करता है और विंग के पास आता है। विंग को देखते हुए कहता है, विंग चलो हम एक साथ बात लेंगे। विंग देखकर शाय फील करता है। वांगजी स्माइल करता है और कहता है, क्या हुआ। ये बोलकर वांगजी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी विंग अपने आप को अच्छे से ब्लैंकेट के अंदर छुपाने लगता है। ये देखकर वांगजी हंसते हुए कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया है, मुझसे क्या छुपा रहे हो। ये बोलकर वांगजी विंग को किस करता है। चलो मैं तुम्हें बात दिला दूँ। ये बोलकर वांगजी विंग को लेकर बाथरूम में जाता है। वो दोनों ही ऑलरेडी लेट हो चुके थे लेकिन फिर भी वांगजी वहाँ भी विंग को नहीं छोड़ता। वो वहाँ भी विंग के साथ इंटीमेट होता है। रेडी करने के बाद मॉर्निंग सेशन ख़त्म होने के बाद वांगजी विंग को अच्छे से फ्रेश करता है और उसे रेडी करके विंग को नीचे लेकर आता है। विंग ब्रेकफास्ट करने के बाद मेडिसिन ले लेता है क्योंकि सभी लोग ब्रेकफास्ट करके जा चुके थे। अब इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक रोज़ विंग को अपने अंदर कुछ डिफरेंट फील होता है। विंग यही डिफरेंट आइवान के वक्त फील किया था। ये सोचकर विंग डॉक्टर के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। विंग बहुत खुश था क्योंकि उसका दूसरा बेबी भी आने वाला है। विंग खुशी खुशी मेंशन जाता है। वांगजी ऑफिस से आ चुका था। विंग उस ग्राफ को टेबल पर रख देता है ताकि वांगजी देख ले। वांगजी
जब अंदर एंटर करता है तो वो टेबल के पास जाता है तो देखता है वहाँ एक छोटा सा ग्राफर रखा था। वांग जी उसे देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो इतना खुश था कि वो सोच भी नहीं सकता। वो जल्दी से नीचे आता है और विंग को देखता है और कहता है, विंग क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है? विंग हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी विंग के स्टमक पे हाथ रखते हुए कहता है, बीबी डैड बहुत खुश है तुम्हारे आने से। मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। डैड तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, हम सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। विंग स्माइल करता है। अब सभी लोग को पता चल चुका था कि विंग दूसरी बार प्रेग्नेंट है। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी का लास्ट पार्ट था। कैसा लगा आप सबको लास्ट पार्ट? मुझे पता है आप सबको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने आज इसका लास्ट पार्ट ही कर दिया है।